इस्माइल हनियह का नाम फिलिस्तीनी राजनीति के जटिल ताने बाने में गहरी छाप छोड़ता है। वो एक ऐसे शख्सियत हैं जो अपने लोगों के संघर्षों, आकांक्षाओं और अटूट दृढ़ता को दर्शाते हैं। विस्थापन की उथल पुथल के बीच जन्मे एक शरणार्थी शिविर की तंग गलियों से फिलिस्तीनी नेतृत्व की कमान तक का उनका सफर उल्लेखनीय और प्रेरणादायक दोनों है। यह निबंध आत्मनिर्णय के लिए फिलिस्तीनी संघर्ष में एक युवा कार्यकर्ता से एक प्रमुख हस्ती के रूप में इस्माइल हनियह के जीवन और विरासत पर प्रकाश डालता है। इस्माइल अब्देल सलाम अहमद हनियह का जन्म 1962 में शाती शरणार्थी शिविर में हुआ था, जो गाजा पट्टी पर स्थित फिलिस्तीनी बेदखली का एक कटु प्रतीक है। शाती में जीवन कठोर था। यह गरीबी, भीड़-भाड़ और इजरायली कब्जे के लगातार दबाव से भरा था। हनियह का परिवार कई अन्य लोगों की तरह 1948 के अरब इजरायली युद्ध के दौरान अपने पैतृक घर से उजड़ गया था। विस्थापन का यह अनुभव उनकी शुरुआती यादों में गहराई से अंकित था, जिसने उनके विश्व दृष्टि को गहराई से प्रभावित किया और फिलिस्तीनी हित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा दिया। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए हनियह ने मिस्र के काहिरा में प्रतिष्ठित अल अजहर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यह विश्वविद्यालय न केवल अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। यह अवधि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। काहिरा की जीवंत और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें विभिन्न विचारधाराओं के संपर्क में लाया। उन्होंने खुद को इस्लामी अध्ययन में डुबो दिया और 1987 में अरबी साहित्य में डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्होंने न केवल अकादमिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों को भी गहराई से समझा। अल अजहर के जीवंत बौद्धिक माहौल ने इस क्षेत्र में इस्लामी सक्रियता के बढ़ते ज्वार के साथ मिलकर हनियह के वैचारिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं और सिद्धांतों का अध्ययन किया, जो उनके भविष्य के कार्यों में परिलक्षित हुआ। वह मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े छात्र आंदोलन में शामिल हो गए, अपने नेतृत्व कौशल का सम्मान करते हुए और सामाजिक न्याय की एक मजबूत भावना विकसित की। इस आंदोलन ने उन्हें नेतृत्व के गुण सिखाए और उन्हें अपने समुदाय के लिए काम करने की प्रेरणा दी। इस अनुभव ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभारा। गाजा लौटने पर हनियह इस्लामी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। वह पहले इंतिफादा के दौरान 1987 में स्थापित एक फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन हमास में शामिल हो गए। हमास ने राजनीतिक और सशस्त्र संघर्ष दोनों के माध्यम से इजरायली कब्जे का विरोध करने की मांग की। हनियह अपने करिश्मे, संगठनात्मक कौशल और इस्लामी सिद्धांतों की गहरी समझ के साथ तेजी से रैंक में ऊपर उठे। उन्होंने सामाजिक संस्थानों की स्थापना और हमास के लिए लोकप्रिय समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर गाजा के गरीब शरणार्थी शिविरों में। भाग 5, लोहे की मुट्ठी और अडिग भावना। हनियह की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने लोगों के लिए न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई में कभी हार नहीं मानी। हनियह का इजरायली जेलों से सामना, यह एक ऐसा समय था जब उनके धैर्य और साहस की कड़ी परीक्षा ली गई। हनियह की सक्रियता इजरायली अधिकारियों की नजरों से नहीं बच पाई। उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती थी। उन्हें 1990 के दशक में कई बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने विचारों को और भी स्पष्टता से समझा। हनियह जेल से फिलिस्तीनी मुक्ति के लिए अपना संघर्ष जारी रखने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ होकर उभरे। उनकी आवाज और भी बुलंद हो गई और उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। जेल से बाहर आने के बाद हनियह ने अपने लोगों के लिए न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई को और भी जोश और जुनून के साथ जारी रखा। भाग 6, एक जबरदस्त बदलाव, हनियह का प्रधानमंत्री बनना। 2006 का वर्ष फिलिस्तीनी राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। हमास ने पहली बार फिलिस्तीनी विधायी चुनाव लड़ा और लंबे समय से प्रभावी फतह पार्टी पर आश्चर्यजनक जीत हासिल की। हमास के राजनीतिक ब्यूरो में एक प्रमुख व्यक्ति इस्माइल हनियह को नई सरकार बनाने का काम सौंपा गया था।
प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में सदमे की लहरें भेज दी और फिलिस्तीनी राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। भाग 7। एक अनिश्चित संतुलन, आंतरिक विभाजनों और बाह्य दबावों को संभालना। गाजा पट्टी में राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से ही जटिल और चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में हनियेह का कार्यकाल चुनौतियों से भरा था। उन्होंने एक ऐसे समय में पदभार संभाला जब गाजा पहले से ही संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रहा था। हनियेह ने खुद को एक गहरे विभाजित फिलिस्तीनी राज्य के शीर्ष पर पाया, जो अंदर और बाहर दोनों जगह से भारी दबाव का सामना कर रहा था। बाहरी दबावों में न केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध शामिल थे, बल्कि इजरायल के साथ लगातार संघर्ष और सीमाओं पर तनाव भी शामिल था। हनियेह के लिए यह एक कठिन संतुलन था, जिसमें उन्हें आंतरिक विभाजनों को पाटने और बाहरी दबावों का सामना करने के लिए लगातार रणनीतियां बनानी पड़ी। भाग 8। गाजा से नजारा, उथल पुथल भरे दौर में फिलिस्तीन का नेतृत्व करना। इन विकट बाधाओं के बावजूद हनियेह फिलिस्तीनी एकता और आत्मनिर्णय के लिए एक दृढ़ समर्थक बने रहे। उन्होंने गाजा में हमास सरकार का नेतृत्व किया, गरीबी, बेरोजगारी और इजरायली नाकेबंदी और सैन्य घुसपैठ के विनाशकारी परिणामों से जूझ रही आबादी को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया। हनियेह ने इजरायली कब्जे को समाप्त करने और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का लगातार आह्वान किया। भाग 9। फिलिस्तीन के साथ जुड़ा एक जीवन, हनियेह की अमिट विरासत। इस्माइल। हनियेह का जीवन और करियर स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए फिलिस्तीनी संघर्ष के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। एक शरणार्थी शिविर में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में अपने उदय तक, वह लचीलापन, अवज्ञा और फिलिस्तीनी हित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक बने हुए हैं। उनका सफर एक ऐसे लोगों की व्यापक कहानी को दर्शाता है जो बेदखल हैं, फिर भी दुनिया के मंच पर अपना सही स्थान हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। भाग 10। निष्कर्ष, अधूरा अध्याय। इस्माइल। हनियेह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनका नेतृत्व, विस्थापन, कारावास और राजनीतिक उथल पुथल के व्यक्तिगत अनुभवों से आकार लेता है। निस्संदेह आने वाले वर्षों में फिलिस्तीनी संघर्ष के प्रक्षेप वक्र को आकार देना जारी रखेगा। जैसे ही फिलिस्तीनी लोग एक लंबे संघर्ष की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, हनियेह की विरासत न्याय, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की उनकी अटूट खोज की याद दिलाती रहेगी।